तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या-क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. So in our last class we were talking about density of population. तो population density या density of population कहने का क्या मतलब है? It means number of people living in a unit area, right? और इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं in terms of square per square kilometer, right? Now number of people living in per kilometer square, that means or that is showing the density of population in that particular area. और हमने देखा था अगर हम all over world की बात कर रहे हैं, so the average density of population of the world is 45 persons per kilometer square. और वही अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का एवरेज डेंसिटी है 324 persons per kilometer squares, right? उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो बच्चों हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में अपने फर्स्ट सेशन में देखा था, जिसमें हमने देखा दैट देयर आर सम रीजन्स दैट आर डेंसली पॉपुलेटेड एंड देयर आर सम रीजन्स दैट आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, right? So what are the factors that affects the distribution of population? इसमें हमने two major factors के बारे में पढ़ा. पहला है हमारा geographical factors और दूसरा है हमारा सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो इसमें हम लोगों ने पहले डिस्कस किया अबाउट द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में हमने देखा टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स. दे आर द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. और अगर हम लोग टोपोग्राफी की बात करते हैं सो वी लर्न दैट people they prefer to live in the plains region rather than the mountainous or the desert or the plateau region. और हम उसमें हमने देखा that the Ganga or the Gangetic Indo-Gangetic plain that is densely populated in India. Apart from that, वही अगर हम लोग mountainous regions की बात करते हैं, for example the Himalayas, Alps या Andes Mountains की बात करते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि वो region काफी sparsely populated है, right? फिर हम लोगों ने क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बात किया, जिसमें हमने देखा दैट पीपल दे अवॉइड लिविंग इन द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन काफी हॉट हो या फिर काफी कोल्ड हो. फॉर एग्जांपल द पोलर रीजन्स एंटार्क्टिका और पोलर और द कोल्ड रीजन्स ऑफ कनाडा एंड रशिया. और अगर हम हॉट रीजन की बात करते हैं तो सहारा डेजर्ट या डिफरेंट रीजन्स में जहां पे भी डेजर्ट्स हैं, जहां पे बहुत ही हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस है, तो वहां पे आपको बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन दिखेगा. Okay, now in today's class, let's continue our topic of factors affecting the distribution of population. तो हमारा तीसरा ज्योग्राफिकल फैक्टर है सॉइल. तो बच्चों हम लोग टोपोग्राफी में देखे थे अबाउट द इंडो गैंगेटिक प्लेन. तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉइल की बात कर रहे हैं सो बेसिकली सॉइल में लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल्स. और टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में अगेन आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि हम जानते हैं एलुवियल सॉइल सबसे फर्टाइल सॉइल होता है. तो अगर हम लोग इंडो गैंगेटिक रीजन की बात कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हो, तो ये रीजन आप देखो कि यहाँ पे जो सॉइल है दैट इज एलुवियल सॉइल, राइट? कि मेजॉरिटी में ये सॉइल यहाँ पे प्रेजेंट है एंड दैट इज व्हाई दिस इज द मोस्ट फर्टाइल रीजन एंड दिस इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन. सो फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. तो यहाँ पर आप देखो बच्चों कि जो भी लोग रहते हैं, अगर मेजॉरिटी की हम बात करते हैं सो दे परफॉर्म एग्रीकल्चर. अगर हम लोग इसके अलावा और सारी डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इस रीजन में भी ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं एंड दैट इज व्हाई people they prefer to live in the fertile region. Fertile plains such as Ganga and Brahmaputra in India, Huanghe, Changjiang in China and the Nile in Egypt are densely populated. Again, आप लोगों ने नाइल रिवर के बारे में पढ़ा है, दैट इज इन इजिप्ट. तो यहाँ पे आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हो, नाउ दिस इज द पिक्चर शोइंग द नाइल रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा बेसिन हियर. सो यहाँ पे आप देखो बच्चों कि इस रिवर के पास आपको बहुत ही ज्यादा डेंस पॉपुलेशन दिखेगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द होल रीजन इज रियली फर्टाइल एंड दैट इज व्हाई people they can perform agriculture. Other employment opportunities are also accessible in these regions and that is why यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत ही dense population होता है और sparse population नहीं होता है. So अगर हम लोग बात करते हैं about the
रफ टेरेन जहाँ पे सॉइल का जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है, सो डेफिनेट सी बात है कि वहां पे लोग एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं कर सकते या वहां पे वो लोग अच्छे से घर नहीं बना सकते, तो उन सारे रीजन्स में लोग प्रेफर नहीं करते रहना. नाउ दैट affects directly the distribution of population in a particular region. Okay? Now, our next part here is about the water and minerals, which are the factors that affects the distribution of population. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं about water. So बच्चों, जाहिर सी बात है, water is the basic necessity of life. और जहाँ पे water availability बहुत ज़्यादा होगा, लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे या prefer करेंगे. So people prefer to live in the areas where fresh water is easily available. जहाँ पे fresh water easily available होता है, लोग वहीं पर ज़्यादा रहते हैं, right? The river valleys of the world are densely populated, while deserts have sparse population. तो वही अगर हम लोग बात करते हैं कि जितने भी आपके रिवर वैलीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की हम बात करेंगे, आई वुड अगेन से कि गंगा ब्रह्मपुत्रा जो बेसिन है बच्चों, वहां पे आपको सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन मिलेगा. और वही अगर हम लोग थार डेजर्ट की बात करते हैं, दैट इज इन राजस्थान, वहां पे बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन होगा. क्यों? बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि डेजर्ट रीजन में काफी कम रेनफॉल होता है, राइट? बहुत ही मिनिमम रेनफॉल होता है. एरिडिटी उस रीजन में बहुत ज्यादा होता है, सो डेफिनेटली वहां पे लोग नहीं रहेंगे जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी उनको नहीं मिलेगा, राइट? सो दिस बिकम्स द अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द फर्टाइल रीजन, द ब्रह्मपुत्रा बेसिन हियर. एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड. और हमारा जो लास्ट फैक्टर है जोग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर, वो है मिनरल्स. सो एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड. और बच्चों, आप लोगों ने अपने थर्ड चैप्टर में मिनरल्स के बारे में पढ़ा, उसमें आप लोगों ने यूजेस ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ा कि मिनरल्स के थ्रू बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हम आज के डेट में यूज भी करते हैं. सो डेफिनेटली ऑल द एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स, they are more populated. Diamond mines of South Africa and discovery of oil in the Middle East lead to the settling of people in these areas. तो अगर हम बात कर रहे हैं मिनरल डिपॉजिट्स का, तो हमारे वर्ल्ड में सबसे मेजर आप देखोगे कि जो साउथ अफ्रीका का रीजन है, जहां पे बहुत बड़े बड़े गोल्ड माइंस और डायमंड माइंस है. फॉर एग्जांपल किम्बरली, दैट इज फेमस फॉर दी डायमंड माइंस. तो यहाँ पे आप देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ किम्बरली. तो आप देख सकते हो बच्चों, कितना डेंस पॉपुलेशन है इस रीजन में. इस पूरे रीजन के आसपास, ये मिनरल डिपॉजिट के आसपास पूरे लोग यहाँ पर सेटल डाउन किए हुए है ना. लाइकवाइज वही अगर हम लोग मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, जहां पे ऑयल बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, राइट? तो इस रीजन में भी आप देख सकते हो कि ऑयल रिफाइनरीज के पास बहुत सारे लोग इस रीजन में सेटल डाउन किए हुए हैं, राइट? इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है एंड ऑल्सो बहुत सारे डिफरेंट फायदे होते हैं. सो देयरफॉर दीज आर सम ऑफ द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स the distribution of population in a particular region, and that is why some regions are densely populated and the regions that don't have these factors, they are sparsely populated. Now let's talk about the socio-cultural and economic factors, that is the second major factor responsible for the distribution of population. इसमें हम लोग पहले बात करेंगे social factors के बारे में. So areas of better housing, education and health facilities are more densely populated. For example, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में पुणे, दिल्ली, मुंबई, ये सारी जो आपकी इंपॉर्टेंट सिटीज है, बड़े बड़े सिटीज है बच्चों, जहां पे आपको बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज इजिली मिलेंगे. तो वहां पे आप ऑब्जर्व करोगे कि वो रीजन डेंसली पॉपुलेटेड होता है. यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, दिस इज द सिटी ऑफ पुणे and here this is Delhi. तो इन दोनों रीजन में आप देखो कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग स्टैब्लिश्ड हैं एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा होता है इन सारे बड़े बड़े सिटीज का. हेल्थ फैसिलिटीज है जो इजिली एक्सेसिबल होते हैं लोगों के लिए. तो ये सारे इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स है जिसकी वजह से जहां पे ये सारी चीजें इजिली एक्सेसिबल हो जाती है लोगों के लिए, वहां पे लोग सेटल डाउन करने लगते हैं एंड दैट बिकम्स मोर डेंसली पॉपुलेटेड रीजन देयर. ओके, The second factor here is cultural factor. So cultural factor की अगर हम बात करते हैं, so places with religion or cultural significance attract people, right?
तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जिस जगह पे रीजनल रिलीजन या फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस है उस रीजन का, तो वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पिलग्रिम्स आते हैं और वो जगह जो एक पिलग्रिमेज बन जाता है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आप देखो वाराणसी, दैट इज बनारस, also Jerusalem and Vatican City are some of the major examples here. For example, अगर हम लोग बात करें वाराणसी का, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस रीजन का रिलीजियस सिग्निफिकेंस है या कल्चरल सिग्निफिकेंस है, इसलिए दूर दराज से सारे लोग यहाँ पर आते हैं and they offer worship to their God. Apart from that, Jerusalem, okay, and the third here is Vatican City, जहाँ पे पोप रहते हैं. Now let's talk about the economic factor here. Industrial areas provide employment opportunities, right? तो आप लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा है, आप लोगों ने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा है. अब इंडस्ट्रीज में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के एंड आल्सो सर्विसेज के. सो अगर हम इंडस्ट्रियल एरियाज की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल एरियाज they provide employment opportunities to all the people and large number of people they are attracted to these areas. Because of the employment opportunities, different region से बहुत सारे लोग इन industrial areas में आके settle down करते हैं and that leads to the dense population there. For example, Osaka in Japan and Mumbai in India are two densely populated areas. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द मुंबई सिटी इन इंडिया, जहां पे आप देखोगे कि बहुत ही ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल एरियाज प्रेजेंट इन दिस रीजन हियर. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? जिसमें आप लोगों ने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया है और उसके बाद हम लोगों ने सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ लिया है. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज पॉपुलेशन चेंज. तो बच्चों अब हम समझते हैं कि पॉपुलेशन चेंज क्या है और ये पॉपुलेशन चेंज होता क्यों है, ये फ्लक्चुएट क्यों होता है. द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम. अब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में जो भी चेंज होता है इन द नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन दैट स्पेसिफिक एरिया और पर्टिकुलर रीजन, उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन चेंज. ओके, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल. अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखते हैं तो ऑब्वियसली वो स्टेबल नहीं रहा है. मतलब कहने का क्या है यहाँ पे, दैट देयर हैज बीन चेंजेस इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एट दैट प्लेस इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. लेट्स से यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं. नाउ दिस इज ड्यू टू द चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स. अब ये पॉपुलेशन चेंज होता क्यों है? Obviously, the main reason behind the population change is in the changes in the number of births and death. तो हर एक साल अगर हम देखते हैं तो अगर ज्यादा बर्थ हुआ या फिर कम बर्थ हुआ या ज्यादा डेथ रेट हुआ तो ये सारे रीजंस हो जाते हैं बच्चों that leads to the population change. For example, for an extremely long period of human history until the 1800s, the world's population grew steadily but slowly. अगर हम लोग 1800 तक की बात करते हैं, now let's go back to the history, और वहां पे अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखो कि 1800 तक क्या सीन था या क्या सिनेरियो था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो था बच्चों वो धीरे धीरे बढ़ रहा था. इट वॉज स्लो एंड स्टेडी चेंज. ओके, बहुत एब्रप्ट चेंज नहीं हो रहा था कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन या नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया वो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा था. जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 1800 से 1900 के बीच में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टेडी चेंज हो रहा है, राइट? स्लो चेंज हो रहा है पॉपुलेशन में, राइट? तो ये हमारा जो बार है चार्ट है बच्चों, यहाँ पे आप देखो ये जो इंडेक्स है हमारा एक्सिस है, दैट इज शोइंग द पॉपुलेशन इन मिलियंस एंड दिस इज द ईयर. ओके, तो अगर हम 1800 की बात कर रहे हैं और 1800 से 1900 के बीच की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टेडी और स्लो ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन चेंज यहाँ पर. ओके, और यही अगर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं 2000 की तरफ जाते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके से पॉपुलेशन ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है ना? तो इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास we discussed about the factors affecting the distribution of population
जिसमें हम लोगों ने सॉइल के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने वाटर और मिनरल्स के बारे में पढ़ा, एंड देन we discussed about the socio-cultural and economic factors. After that, we talked about the population change, that is the change in the number of people living in a specific period of time. उसको हम लोग population change कहते हैं और इसका सबसे basic reason है the change in the numbers of births and deaths. Okay? और इसको हम लोग और डिटेल में अपने next class में पढ़ने वाले हैं. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.